Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में भी एज यूजली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए मॉडल पेपर 3 आपका पेपर 1 का है ये मॉडल पेपर, जहाँ पर कि हम आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ये आपका मॉक टेस्ट रहने वाला है, ठीक है। सेशन आपके लिए रहने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मिस ना हो। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। एंड वन मोर थिंग, जैसा कि आप सभी को पता है कि नेट जेआरएफ अड्डा की तरफ से एक क्रैश कोर्स आपके लिए लाया गया है। ये जो क्रैश कोर्स है बेसिकली इस पे हमने आपके 100 क्वेश्चन पर डे करने का आपको बताया कि आपको इस 100 क्वेश्चंस की रिकॉर्डेड वीडियोस प्लस आपको पीडीएफ फाइल फॉर्मेट्स विद आंसर की मिलेगा, आपके डाउट सेशंस रहेंगे, आपको 1 लाइनर फैक्ट्स मिलेंगे, आपको क्विज मिलेंगी, ठीक है। जस्ट ₹499, तो 499 रुपीज़ पे आपका क्रैश कोर्स चल रहा है। अगर आपने एनरोल कर लिया तो दैट्स गुड, बट अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया इस कोर्स में तो जाइए और एनरोल कीजिए, बिकॉज कल से यानी कि दैट 5 जून से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। आज शाम को आपका टाइम टेबल दे दिया जाएगा ग्रुप पे, जो भी आपका पेड ग्रुप है जहाँ पे कि आपने ज्वाइन किया है कि किस टाइम में आपकी क्लासेस रहेंगी, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, तो उस अकॉर्डिंग आप खुद को प्रिपेयर करेंगे। बताया था 16 एंड 17 जून को ऐसे कैंडिडेट जो कि हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं उनके लिए दोनों ही दिन एक मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा सो दैट वो अपने प्रिपरेशन को एक फाइनल टच दे सकते हैं, अपना फाइनल असेसमेंट कर सकते हैं कि उनको कितना आता है एंड उनको कहाँ पे बेसिस। कोई डरने की चीज़ नहीं है, बस ये थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है, बट अगर मार्क्स नहीं आते तब भी डीमोटिवेट नहीं होना होता है, ठीक है। तो दैट्स इट, सेशन को स्टार्ट करेंगे। बाकी क्रैश कोर्स में एनरोल कर लीजिएगा अगर एनरोल नहीं किया है, क्योंकि क्रैश कोर्स इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने प्रिपरेशन नहीं की, जो वर्किंग है, जो हाउस वाइफ्स है, उनके लिए तो क्रैश कोर्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो वो तो ज़रूर से इसको ज्वाइन कर लें। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हम लोग ऑलरेडी अपने पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके थे। प्रीवियस सेशन नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ लिंक मिल जाएगा, वहाँ से चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। ओके, इन द लिस्ट गिवन बिलो, अब यहाँ पर आपको एक लिस्ट दी हुई है। आइडेंटिफाई दोज कीज टीचिंग बिहेवियर्स, आपको टीचिंग बिहेवियर्स यहाँ से पता लगाने हैं विच हैव बीन ऑब्जर्व टू बी कॉन्ट्रीब्यूटिव टू इफेक्टिवनेस, जिनको ऑब्जर्व किया गया है कि वो क्या होते हैं, इफेक्टिव होते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ओके, सबसे पहला है आपका लेसन क्लैरिटी। तो लेसन क्लैरिटी इज़ अ टीचिंग बिहेवियर, एक तरह से कहा जा सकता है कि जब आप पढ़ा रहे होते हो तो आप जो भी चीज़ पढ़ा रहे हो, जो भी लेसन आप पढ़ा रहे हो उसको आप क्लियरली पहले उसका ओवरव्यू आप बच्चों को पहुंचा पाएँ, ठीक है। लेसन का मोटिव क्या है, लेसन का चैप्टर क्या है, लेसन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये सब आप पहले ही क्लियर कर दें ताकि स्टूडेंट जो हो वहाँ पर हर उस चीज़ से अवेयर हो जो कि आप उस चैप्टर में पढ़ा रहे हो। तो आप कह सकते हो एक तरह से आप क्या कर दीजिए, ओवरव्यू चैप्टर का दे दीजिए, ठीक है। जब आपको चैप्टर पढ़ाया जा रहा है तो उसका एक फ्लो चार्ट बनाकर आप बच्चों को बता दीजिए कि इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी दिस एंड दैट। तो लेसन क्लैरिटी इज मस्ट इन टीचिंग बिहेवियर, ठीक है। तो ये टीचिंग बिहेवियर का एक की है कि आप जब टीच कर रहे होते हैं, जब आप पढ़ा रहे होते हैं, देन आपका जो लेसन है इट शुड बी क्लियर टू द स्टूडेंट ऑल्सो एंड इट शुड बी क्लियर टू यू ऑल्सो वेरी वेल। ओके, सो लेसन क्लैरिटी इज द थिंग। नेक्स्ट है आपका प्रूविंग। तो प्रूविंग इज नॉट अ कंसर्न ऑफ टीचिंग बिहेवियर, सो इट इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट, टीचर टास्क ओरिएंटेशन, बिल्कुल जो टीचर है वो टास्क ओरिएंटेड होना चाहिए। टीचर जो पढ़ाने वाला है उसके प्रति वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल ओरिएंटेड होना चाहिए कि जो भी कुछ पढ़ा रहा है बच्चे समझ सकें। एज मच एज स्ट्रैटेजीज जो वो यूज़ कर सकते हैं बच्चों को अच्छी तरह समझाने के लिए, उन स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करें। जो टीचिंग एड्स का वो यूज़ कर सकते हैं, उन टीचिंग एड्स का यूज़ करें ताकि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो इफेक्टिव हो सके। क्लियर? So first statement lesson clarity, second is teacher task and orientation, next student success rate। बिल्कुल अगर आप पढ़ा रहे हैं तो स्टूडेंट्स का जो सक्सेस रेट हो वो ज़्यादा होना चाहिए,
है ना। ऐसा नहीं कि आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और आपके स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं, दैट्स रॉन्ग। अब कुछ हर क्लास पे कुछ स्टूडेंट्स तो होते ही हैं, हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते ही हैं जिनके साथ कितनी भी मेहनत कर लीजिए, कितना भी उन्हें पढ़ा लीजिए, बट उनका रिजल्ट हमें जीरो ही देखने को मिलता है या फिर बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे देखने को मिलता है। हर क्लास में कहीं भी जाइए ऐसे स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, तो उनको नहीं, बट अगर मेजॉरिटी है, अगर मेजॉरिटी में स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं, देन कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि टीचिंग में ही कमी, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर कोई बच्चा फेल होता है, हमने पढ़ा है इफ़ अ चाइल्ड फेल्स देन क्या होता है, अगर कोई बच्चा फेल होता है तो संस्था फेल होती है, वो बच्चा फेल नहीं होता, उसको पढ़ाने वाला टीचर फेल होता है। ठीक है, ये आपके NCF में आपकी पेडागोजी में बताया गया है कि इफ़ अ चाइल्ड फेल्स देन टीचर फेल्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन फेल्स, नॉट द चाइल्ड फेल्स। बच्चा फेल नहीं होता, उसको पढ़ाने वाली संस्था फेल होती है, उसको पढ़ाने वाले टीचर फेल होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट का सक्सेस रेट यहाँ पर ध्यान में रखना है, तभी हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव होगी और पता चलेगा जितने ज़्यादा स्टूडेंट सक्सेस हो रहे हैं इट मीन्स जो टीचर पढ़ा रहा है वो कैसा पढ़ा रहा है, क्वालिटी लर्निंग दे रहा है। ठीक है, उसकी लेसन में क्लैरिटी है, बिल्कुल टीचर टास्क ओरिएंटेड है, ये दोनों बातें पता चल जाएंगी इससे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रक्शनल वैरायटी। इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, बिल्कुल अलग अलग इंस्ट्रक्शंस का यूज़ करिए, नॉट ओनली लेक्चर मेथड, सिर्फ लेक्चर मेथड यूज़ नहीं करना, ये तो बोरिंग मेथड होता है, बच्चे बोर हो जाते हैं इस मेथड में। ठीक है, तो ऐसे मेथड्स आपको लेके आने जिससे बच्चे क्या हो, इंगेज हों, एक्टिव हों, इंटरेस्टेड रहें आपके लेक्चर में। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल मेथड्स का आप यूज़ कीजिए, लाइक आप एक्टिविटी बेस्ड मेथड यानी एक्टिविटी बेस्ड मेथड यूज़ करिए, प्रोजेक्ट मेथड यूज़ करिए, ठीक है, डिस्कशन मेथड यूज़ करिए, क्वेश्चन आंसर सेशन मेथड यूज़ कीजिए। तो एज मच एज पॉसिबल इंस्ट्रक्शनल यू कैन यूज़ दैट इंस्ट्रक्शनल मेथड्स। तो वही बोला है कि इंस्ट्रक्शनल वैरायटी होनी चाहिए, इंस्ट्रक्शंस में वैरायटी देखने को मिलनी चाहिए, सिर्फ एक मेथड के थ्रू आप टीच नहीं कर रहे हो, अलग अलग मेथड्स के थ्रू आप बच्चों को टीच कर रहे हो, तो आपकी टीचिंग में डिफरेंट मेथड्स का यूज़ होना चाहिए, तो आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसी होगी, इफेक्टिव होगी। तो लेसन क्लैरिटी, टीचर टास्क ओरिएंटेशन, स्टूडेंट सक्सेस रेट एंड इंस्ट्रक्शनल वैरायटी। एंड द लास्ट इज यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज़। स्टूडेंट के आइडियाज़ का यूज़ नहीं करना, हाँ उनको सुनना है, बट ज़रूरी नहीं है ना कि स्टूडेंट जो आइडिया दे रहा हो वो सही हो। तो आप टीचर हैं, आप एज अ टीचर वर्क करेंगे, आप खुद से स्ट्रैटेजीज़ को सिलेक्ट करेंगे, आप स्टूडेंट के कहने पर स्ट्रैटेजी सिलेक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि मान लीजिए एक पर्टिकुलर स्टूडेंट कोई कह भी रहा है कि सर मैं लेक्चर मेथड से अच्छी तरीके से समझ पा रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि बाकी कैंडिडेट्स भी लेक्चर मेथड से समझ पा रहे हों। इसने बोला सर लेक्चर मेथड का यूज़ करिए, हम लेक्चर मेथड समझ रहे हैं, लेकिन इट डजेंट मीन कि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो भी इससे समझ रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट के आइडियाज़ का यूज़ नहीं करना, आपको अपने आइडियाज़ का यूज़ करना है। आपको देखना है कि हर स्टूडेंट्स की क्या क्या कैपेबिलिटी है और किस अकॉर्डिंग आपको, उनके कम्फर्ट के अकॉर्डिंग आपको किस मेथड का यूज़ करना है, सो दैट सारे स्टूडेंट्स को क्या हो, बेनिफिट मिले, नॉट अ सिंगल स्टूडेंट। क्लियर? तो यहाँ पर हम करेक्ट कोड चूज़ करेंगे। तो फर्स्ट था आपका, थर्ड था, फोर्थ था एंड फिफ्थ था। तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, एंड इट्स हेयर इन ऑप्शन नंबर 3। सो आई होप आपका आंसर क्लियर हुआ होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स इट हिंदी पार्ट्स, हिंदी ट्रांसलेशन। नीचे दी गई सूची में उन प्रमुख व्यवहारों की आपको पहचान करनी है जिन्हें प्रभावशीलता में योगदान देने वाला पाया गया है। तो प्रभावशीलता में योगदान देने वाला एक तो पाठ स्पष्टता को पाया गया है कि आपका पाठ स्पष्ट होता है जब आप पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, आप क्लियर कर देते हैं सारे डाउट, जितनी भी डिफिकल्ट टर्म्स होती हैं सबको इजी कर देते, सब कुछ समझा देते हैं। दैट इज पाठ स्पष्टता, पाठ को स्पष्ट तरीके से बच्चा समझ पाता है, आप समझा पाते हैं। जांच, तो जांच की यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। शिक्षक कार्य अभिविन्यास, बिल्कुल। छात्र की सफलता दर बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। निर्देशात्मक विविधता, जो भी निर्देश आप दे रहे हो उसमें क्या होनी चाहिए, विविधता होनी चाहिए, अलग अलग तरीके से आप बच्चों को इंस्ट्रक्ट कर रहे हो। क्योंकि अगर सेम चीज़ हम कोई भी फॉलो करते हैं तो हम उससे बोर हो जाते हैं। अगर आप घर पर भी डेली आपके यहाँ पे सेम सब्जी बनेगी तो आप उससे बोर हो जाओगे कि सेम रोज़ वही खा रहे हैं, है ना। सिमिलरली जो स्टूडेंट होता है वो भी, अगर आप सेम जो आपका इंस्ट्रक्शनल मेथड है आप सेम रोज़ उससे ही उसको पढ़ाओगे तो वो भी बोर हो जाएगा। तो इंस्ट्रक्शनल मेथड्स में आपको टाइम टू टाइम चेंजेस करते रहना है, अपने वे ऑफ टीचिंग में चेंजेस करते रहना है, ताकि स्टूडेंट जो हो वो बोर ना हो। क्लियर ना? सो हियर द करेक्ट आंसर फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ।
Now, moving towards our next question, it is identify the correct order of the following components which are interrelated in research. अभी तक टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 1 to 5, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि क्या होता है आपके डिफरेंट यूनिट से आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं अलग अलग यूनिट से, और उनका वेटेज जो रहता है वो 10 मार्क्स का रहता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि 1 क्वेश्चन जो होता है इट विल कैरी 2 मार्क्स। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स विच आर इंटर रिलेटेड इन रिसर्च। आपको क्या करना है, करेक्ट ऑर्डर पता लगाना है जो कि क्या कर रहे हो, कंपोनेंट्स को फॉलो कर रहे हो जो कि आपके रिसर्च से इंटर रिलेटेड है। जैसे कि पहला है आपका ऑब्जर्वेशन। तो क्या हम रिसर्च में ऑब्जर्वेशन करते हैं? करते हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हम करते हैं दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि कैसे कैसे करते हैं, मतलब सीक्वेंस बताना है हमको। यहाँ पर क्या बताना है, सीक्वेंस बताना है रिसर्च के कंपोनेंट्स का। तो रिसर्च के कंपोनेंट्स में आपका ऑब्जर्वेशन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, आपका हाइपोथेसिस मेकिंग आ रहा है, हाँ, आप डेवलप कंसेप्ट को भी डेवलप करते हैं, हाँ, आप कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थ्योरीज को डिड्यूस भी करते हैं, एंड मेथड्स एम्प्लॉय टू ऑब्टेन देम, सबका आप यूज़ कर रहे हैं। तो सारे के सारे कंपोनेंट्स तो हैं, बट कैसे यूज़ करें, मतलब क्या सीक्वेंस है इनको यूज़ करने का, उसको हम यहाँ देखेंगे। तो अगर मैं बात करूँ रिसर्च के कंपोनेंट्स की, तो इन 5 में से सबसे पहले आप क्या करते हो, सबसे पहले आप यूज़ करते हो ऑब्जर्वेशन को। किसको यूज़ करते हो, ऑब्जर्वेशन को यूज़ करते हो। कोई भी टॉपिक अगर आप कर रहे हैं, किसी भी टॉपिक पर आप रिसर्च कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप ऑब्जर्वेशन करते हैं कि जिस टॉपिक पे आप रिसर्च कर रहे हैं बेसिकली आपको उस टॉपिक में क्या क्या फाइंड आउट करना है, क्या क्या आपको रिसर्च करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज ऑब्जर्वेशन। जब आप ऑब्जर्वेशन कर लेते हो, आप पता लगा लेते हो कि हाँ ये टॉपिक है हमारा, इस पर हम ये चीज़ें यहाँ पर हम देखेंगे, इन चीज़ों पर हम वर्क करेंगे, इन चीज़ों की हम रिसर्च करेंगे, तो वो डिसाइड करने के बाद अब आप एक कंसेप्ट को डेवलप करते हो। कंसेप्ट डेवलपिंग मीन्स लाइक, अगर मान लीजिए मैं आपको फिर से वाटर का एग्जांपल दे रही हूँ अगेन, अगर आपको वाटर का बीओडी फाइंड करना है, तो अब आप ये कंसेप्ट को डेवलप करेंगे कि आपको वाटर का बीओडी कैसे फाइंड करना है, आपको किन किन टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी, किन किन केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो ये सब आप ये कहा जाता है कि आप क्या कर रहे होते हो, कंसेप्ट को डेवलप कर रहे होते हो। क्लियर? तो पहले आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन के बाद आप देख लेते हैं आपको क्या क्या रिसर्च करनी है, फिर जो आपको रिसर्च करनी है उसके लिए आप कंसेप्ट को डेवलप करते हैं कि कैसे रिसर्च करनी है, क्या क्या टूल्स यूज़ करने हैं, क्या क्या मेथड्स यूज़ करने हैं। ठीक है, किस टाइम रिसर्च करनी है, बेसिकली कितने डेज के लिए करनी है। जिस तरह से कि आपका जो बीओडी हम फाइंड आउट करते हैं तो उसमें हम वाटर सैंपल को कितने डेज के लिए रखते हैं इंक्यूबेटर में, तो 5 डेज के लिए रखते हैं। तो ये सब आपको, इस सब का आप डेवलपमेंट करते हैं कि कितने कितने दिन के लिए क्या क्या वर्क आपको किस किस टूल की हेल्प से करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका हाइपोथेसिस मेकिंग। अब जब आप ऑब्जर्वेशन भी कर लेते हो, आप कंसेप्ट भी डेवलप कर लेते हो, अब आप हाइपोथेसिस बनाते हो। ठीक है, हाइपोथेसिस मेकिंग हम लोग ऑलरेडी, अगर आपने हमारा 1 लाइनर वाला सेशन देखा होगा, वहाँ मैंने अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझाया था, भूले नहीं होंगे। नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ से चेक करेंगे, देखेंगे। दोबारा मैं नहीं बताऊँगी कि हाइपोथेसिस मेकिंग क्या होता है, लेकिन डेवलपिंग कंसेप्ट को डेवलप करने के बाद हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। ठीक है, परिकल्पना का निर्माण करते हैं। परिकल्पना का निर्माण करने के बाद हाइपोथेसिस आपका जब बन जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, तो उसके बाद हम करते हैं जो भी आपके थियरीज के कॉन्सिक्वेंस आते हैं उनको डिड्यूस करते हैं। मतलब वही, आपने ऑब्जर्वेशन कर लिया, आपने कंसेप्ट डेवलप करके हाइपोथेसिस बना लिया, अब आपने देखा कि क्या क्या इसके फ़ायदे हुए, क्या क्या इसके नुकसान हुए, तो उनको अब आप रिड्यूस करते हो, लिखते हो कि हमने ये किया तो इससे हमने क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट की। ठीक है, अगर हमने बीओडी फाइंड किया था 5 डेज के लिए, तो कितनी आई बीओडी, है ना, तो वो आपके कॉन्सिक्वेंसेस, ज़्यादा आई, कम आई, ज़्यादा आई तो वाटर पोल्यूटेड है, नहीं है, तो ये सब क्या है, थ्योरीज के कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये करते हैं। एंड लास्ट में जो आपका आता है दैट इज़ मेथड्स एम्प्लॉयड टू देम, कि आपने इन जो ये रिसर्च की है इनमें किन किन मेथड्स का यूज़ किया है। ठीक है, तो ये था आपका सीक्वेंस। इट इज़ क्या था सीक्वेंस हमारा, फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, एंड इट इज़ हेयर इन ऑप्शन नंबर 2। क्लियर?
हिंदी में देखेंगे, अनुसंधान में परस्पर संबंधित निम्नलिखित घटकों का सही क्रम पहचानेंगे। सबसे पहले करेंगे अवलोकन, फिर अवधारणाएं विकसित करेंगे, फिर परिकल्पना बनाएंगे और फिर सिद्धांतों के परिणाम का अनुमान लगाएंगे और लास्ट में क्या कर देंगे, उनको प्राप्त करने के लिए जिन जिन विधियों का हमने यूज़ किया है उसको लिख देंगे। क्लियर? सो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा गोज विथ फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। Now moving towards our next question, that is question number 7. So question number 7 says that in the list given below, यहाँ पर भी आपको लिस्ट दी हुई है, जहाँ पर बोला है कि आपको ऐसी स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है जो करेक्टली डिस्क्राइब करती हैं रिसर्च की मीनिंग और उसकी कैरेक्टरिस्टिक को। जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि आपको ऐसी स्टेटमेंट्स बतानी है जो कि आपके टीचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को और उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को यहाँ पे डिस्क्राइब कर रही हैं। अब हमें रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके मीनिंग को डिस्क्राइब करने वाली स्टेटमेंट्स यहाँ से सिलेक्ट करनी है। तो फर्स्ट है आपका, रिसर्च इज़ अ मैथड ऑफ इम्प्रूविंग आवर कॉमन सेंस। हम अपने कॉमन सेंस को इम्प्रूव करने के लिए रिसर्च करते हैं? नहीं, रिसर्च का मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी जो हमारे प्री एग्जिस्टिंग फैक्ट्स हैं उन पर रिसर्च कर रहे हैं। पहले से कुछ हो रखा है उस पर दोबारा से रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉमन सेंस का हम यहाँ पर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ हम क्या देख रहे हैं कि जो पहले रिसर्च थी वो किस हद तक वैलिड है, उस पर कोई चेंजेस तो नहीं आए हैं, उसके डेटा में कोई चेंजेस तो नहीं आए हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मैथड्स गेट इंटीग्रेटेड इन अ रिसर्च प्रोसेस। ठीक है, ये यस, क्या हम डिडक्टिव और इंडक्टिव मैथड्स का यूज़ करते हैं रिसर्च प्रोसेस को इंटीग्रेट करने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट है आपका थर्ड स्टेटमेंट, रिसर्च इज क्रिएटिविटी एंड कैरिज्मा। तो क्रिएटिविटी नहीं है रिसर्च में, कोई हम क्रिएटिविटी नहीं दिखा रहे कि आप डेटा को एनालिसिस कर रहे हो, वहाँ पे आपने फूल बना दिए, पत्तियाँ बना दी, नहीं, कोई क्रिएटिविटी नहीं हो रही, इतना टाइम ही नहीं होता कि आप वहाँ पे क्रिएटिविटी दिखा पाएँ। ठीक है, तो रिसर्च इज़ नॉट अ क्रिएटिविटी। आप कोई रचना नहीं करते हैं वहाँ, हमने पहले ही बोला, जो ऑलरेडी जो आपके पहले से एग्जिस्ट करने वाले फैक्ट्स होते हैं, आपके पहले से निर्धारित जो तथ्य होते हैं उन्हीं पर आप दोबारा से रिसर्च करते हो कि डेटा में जो चेंजेस आए बस उनको नोट डाउन करते हो। ठीक है, कोई क्रिएटिविटी यहाँ नहीं होती। नेक्स्ट है, रिसर्च इज़ द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मैथड्स। रिसर्च जो है साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करता है, बिल्कुल करता है, और क्या करता है, आंसर्स को प्रोवाइड करता है एक मीनिंगफुल क्वेश्चंस में। बिल्कुल हाँ, जो रिसर्च होती है वो आपके एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक, कह सकते हो आप, एप्रोप्रिएट आंसर देती है, एक सेंसिबल आंसर देती है विद बिल्कुल, वो कैसी होती है आपकी, प्रूवन होती है। ठीक है, तो प्रूवन आंसर प्रोवाइड करता है। तो ये वाला स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट है, मेथड्स ऑफ कंसल्टिंग एंड यूजिंग एक्सपीरियंस इज कॉल्ड रिसर्च। आप मेथड जो कंसल्ट करने का जो मेथड होता है या फिर आप एक्सपीरियंस को यूज़ करते हो वो रिसर्च। तो यहाँ रिसर्च में एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मैंने पहले भी बोला, रिसर्च इज समथिंग जो कि ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग फैक्ट्स पर हम कर रहे हैं, तो ये गलत है। आंसर प्रोवाइडेड बाय रिसर्च, अब जो आंसर्स रिसर्च के द्वारा प्रोवाइड होते हैं वो एम्पेरिकली वेरीफाइड होते हैं, बिल्कुल वेरीफाइड ही होते हैं वो। ठीक है, सो आप स्टेटमेंट 6 यहाँ पर सही हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर, सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ, एंड इट्स हेयर सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स, इट्स हेयर इन ऑप्शन नंबर 1। क्लियर ना? हिंदी में देखेंगे, नीचे दी गई सूचना में उन कथनों की आपको पहचान करनी है जो शोध के अर्थ और विशेषताओं का सही वर्णन करते हैं। तो शोध हमारे सामान्य ज्ञान को बेहतर बनाने की विधि है? नहीं। एक शोध प्रक्रिया में निगमनात्मक और आगमनात्मक विधियाँ एकीकृत हो जाती हैं, बिल्कुल दोनों एक हो जाती हैं। शोध रचनात्मकता और करिश्मा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, शोध सार्थक प्रश्नों के उत्तर प्रदान करने के लिए वैज्ञानिक विधियों का उपयोग है, बिल्कुल है। परामर्श और अनुभव का उपयोग करने की विधि को शोध कहा जाता है? तो नहीं, परामर्श और अनुभव के उपयोग करने की विधि को शोध नहीं कहते, बल्कि शोध द्वारा क्या होता है, उत्तरों को अनुभवजन्य रूप से सत्यापित किया जाता है। So second, fourth and sixth is the correct answer here. Now moving towards our next question, what type of research and courageous participants perspective? किस प्रकार का शोध और साहसी प्रतिभागियों का दृष्टिकोण होता है? एथनोग्राफिक, हिस्टोरिकल, एग्जीगेटिक, एक्सपेरिमेंटल। तो
देखिए हिस्टोरिकल कट जाएगा क्योंकि हिस्टोरिकल मीन्स समथिंग ऐतिहासिक, ठीक है। तो यानी कि जो आपके मॉन्यूमेंट्स थे मतलब आपके पास्ट से रिलेटेड होगा कहीं ना कहीं, तो गलत होगा। एक्सपेरिमेंट, आप क्या करोगे, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होगे तो करेजियस पार्टिसिपेंट्स का जो पर्सपेक्टिव है वहाँ पे कोई आप एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर रहे हैं। एंड इट्स ऑल्सो नॉट द डिस्क्रिप्टिव ऑल्सो, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव रिसर्च मीन्स डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, जब आप डिस्क्राइब करोगे किसी चीज़ को। तो क्या बचता है हमारे पास, सिर्फ बनता है नृवंश विज्ञान। इसको हम नृजातीय रिसर्च भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नृजातीय विज्ञान अनुसंधान कहते हैं। यानी कि जो पार्टिसिपेंट हैं वो क्या हैं, वो नर हैं, नारी हैं, तो उनका जो पर्सपेक्टिव है, उनका जो दृष्टिकोण है वो किस में आएगा, उसको हम नृजातीय विज्ञान अनुसंधान में पढ़ेंगे या नृवंश विज्ञान अनुसंधान में पढ़ेंगे। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर हियर। Now moving towards our next question, it is A researcher uses a parametric test. एक researcher parametric test का use करता है in lieu of a non-parametric test for analysis and interpretation of result. This may be. क्या हो रहा है इसमें, एक रिसर्चर है पैरामेट्रिक टेस्ट का यूज़ कर रहा है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए, एनालिसिस करने के लिए, ताकि वो रिजल्ट को इंटरप्रीट कर सके। तो ये किस केस में डिस्क्राइब करेंगे आप, अनएथिकल रिसर्च प्रैक्टिस कहेंगे इसको, मैल प्रैक्टिस कहेंगे रिजल्ट को रिपोर्ट करने की, टेक्निकल लैप्स कहेंगे डेटा को हैंडल करने का, या फिर मैनिपुलेशन कहेंगे रिसर्च रिजल्ट का। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, टेक्निकल लैप्स हो रहा है जब आप डेटा को हैंडल कर रहे होते हैं तब। तो एक शोधकर्ता परिणामों के विश्लेषण और व्याख्या के लिए गैर पैरामीट्रिक परीक्षण के स्थान पर पैरामीट्रिक परीक्षण का अगर उपयोग कर रहा है तो यहाँ पर आपको डेटा को संभालने में तकनीकी चूक दिखाई देगी। क्योंकि भैया देखिए, अगर मान लीजिए कि बीओडी फाइंड आउट करने के लिए बीओडी इनक्यूबेटर का यूज़ किया गया है, आप बीओडी फाइंड आउट करने के लिए बीओडी इनक्यूबेटर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप मान लीजिए कि आप कोई अदर से मान लीजिए क्लोरीमीटर आप यूज़ कर रहे हो, पीएच मीटर आप यूज़ कर रहे हो, तो बीओडी फाइंड आउट नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको डेटा में कहीं ना कहीं तकनीकी चूक दिखाई देगी। सो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 10, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स मोर लैटिट्यूड टू द रिसर्चर फॉर क्रिएटिव एक्सप्रेशन। क्रिएटिव एक्सप्रेशन के लिए इनमें से कौन सा जो है ज़्यादा लैटिट्यूड प्रोवाइड करता है, थीसिस राइटिंग या फिर राइटिंग ऑफ ए रिसर्च आर्टिकल, प्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉन्फ्रेंस पेपर या प्रिपेयरिंग अ रिसर्च सिनॉप्सिस। तो निम्नलिखित में से कौन सा शोधार्थी को रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, जब आप थीसिस लिख रहे होते हैं तब, जब आप शोध लिख रहे होते हैं तब, जब आप सम्मेलन पर पत्र प्रस्तुत कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल जब आप किसी कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंट कर रहे होते हैं तब वहाँ आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ तो थीसिस में अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, ना ही आप जब रिसर्च आर्टिकल लिख रहे होते हैं वहाँ भी। ठीक है, क्रिएटिविटी हम सिर्फ दिखा सकते हैं जब आप अपना पेपर कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट कर रहे हो, तो आप आपको कितने बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ का आप यूज़ वहाँ पर कर सकते हो। क्योंकि वहाँ आप PDF फाइल्स वगैरह, आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अच्छे अच्छे फैक्ट्स लगा सकते हो, अच्छी अच्छी ड्राइंग साइट में बैकग्राउंड लगा सकते हो। तो सिर्फ क्रिएटिविटी आपका यूज़ होगा जब आप कॉन्फ्रेंस पेपर प्रेजेंट कर रहे हो तब। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स तक, ताकि उनको इससे हेल्प मिल सके। बाकी आपका जो भी क्वेरी है आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपका कोई सजेशन है कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। एंड क्रैश कोर्स में अगर एनरोल नहीं किया तो जल्दी से जाइए क्रैश कोर्स में एनरोल कीजिए, कल से आपकी क्लास स्टार्ट होंगी। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। टिल दैन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।